हेलो प्यारे मित्रों, मोस्ट वेलकम। सभी का स्वागत है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। जैसा कि मित्रों विदित है आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम जारी किया है और इस पाठ्यक्रम के अनुदेश बहुत से चेंज, बहुत से संशोधन हुए हैं। कई चैप्टर्स के जो अंक विभाजन है, जो अंक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें काफ़ी परिवर्तन किया है, परंतु जो मूल जो अपन कहें अंक प्रणाली थी वो तो अभी भी सेम ही हैं। जैसे कि परीक्षा कितने मार्क्स की होगी, परीक्षा कितने प्रश्न पत्र कितने मार्क्स का होगा, प्रायोगिक कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल कितने मार्क्स के भेजे जाएंगे, उन सभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2021-22 का पाठ्यक्रम आ गया है और मैं भौतिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में जो भी परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2021-22 भौतिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी भी एक प्रश्न पत्र की ही व्यवस्था है और अभी भी समय सीमा वही है, 3 घंटे और 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक विभाजित किए गए हैं, जो अंक प्रदान किए गए हैं वो वही हैं 56 और शतरांक जो है वो 14 नंबर का है अभी भी, और टोटल जो होगा वो 70 नंबर का होगा, थ्योरी प्लस सेशनल। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और टोटल जो होगा 100 मार्क्स का बोर्ड प्रश्न पत्र होगा। क्लियर है? चलिए, सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है देखिए। इकाई नंबर 1 के अंदर पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे हम स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। मार्क्स कितना हो गया है? 4। कितना हो गया है? 4। इसके अंदर विद्युत आवेश की परिभाषा, उसके गुण, उसकी विशेषताओं को एज इट इज रखा गया है। आवेश के क्वांटम को एज इट इज रखा गया है, चेंज नहीं हुई है। उनके ऊपर आंकिक प्रश्नों को एज इट इज रखा गया है और विद्युत आवेश के जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो एज इट इज रखे गए हैं। चालक और विद्युत रोधी की परिभाषा घर्षण वैद्युतिकी के अधीन वही बातें रखी गई है। प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन दोनों विधियों को समाहित किया है। विद्युत आवेश के मौलिक गुण भी हैं और कूलाम का नियम, उसके सदिश निरूपण वगैरह सारे कॉन्सेप्ट शामिल है। बहुल आवेशों के बीच में बल, कहने का मतलब अध्यारोपण सिद्धांत जिसे अपन कहते हैं, वो टॉपिक भी शामिल है। फिर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे संबंधित परिभाषाएं सारी उसी में है। विद्युत फ्लक्स को भी शामिल किया है, विद्युत द्विध्रुव को भी शामिल किया और विद्युत द्विध्रुव में अक्ष निरक्ष वाले डेरिवेशन भी शामिल किए गए हैं। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव पर किया गया कार्य और बल आघूर्ण दोनों ही बातें करनी है। सतत आवेश वितरण लैम्बडा, और अपन कहेंगे लैम्बडा, साथ में सिग्मा और रो तीनों पढ़ने हैं। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, और अंतिम रूप से होगा गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम को उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। अनुप्रयोग के अंदर हम कहेंगे अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार और कुचालक परत को एज इट इज रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। जो इकाई नंबर 1 का जो दूसरा चैप्टर है वो है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। स्थिर विद्युत विभव और धारिता की मैं बात करूं तो 3 नंबर हो गए हैं। कहने का मतलब इकाई नंबर जो 1 है वो 7 नंबर आपको दे रही हैं। तो देखिएगा, स्थिर विद्युत विभव और धारिता के अंदर विभव की वही संकल्पना है। बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर KQ/R, उसी के अकॉर्डिंग अभी भी यथावत है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, KP cos θ/R²। आवेशों के निकाय के कारण विभव, मतलब वही अध्यारोपण सिद्धांत। सम विभव पृष्ठ को समाहित किया गया है और आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, नोट कीजिए
बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को इस बार क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यद्यपि पिछले सालों में ये कोर्स में नहीं था, इसको शामिल किया गया है। मतलब एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस डिजाइन किया गया है। फिर चालक स्थिर वैद्युतिकी कहें या ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में चालकों का व्यवहार, जो 6 से 7 पॉइंट हैं वो भी यहाँ डिस्कस करने हैं। परावैद्युत और ध्रुवण, ये पूरा का पूरा टॉपिक रखा गया है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है विभव वाला। विभव वाला पोर्शन खत्म होने के बाद में संधारित्र की व्यवस्था को रखा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता के बारे में चर्चा करनी है। धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, कितने गुना बढ़ती है घटती, वो बताना है। संधारित्रों का संयोजन रखा गया है और संधारित्र में संचित ऊर्जा और वांडेग्राफ जनित्र को भी लिया गया है सिलेबस में। तो बिल्कुल ये वांडेग्राफ जनित्र, बाह्य क्षेत्र में ऊर्जा, ये नए टॉपिक आए हैं पिछले सालों की तुलना में। तो इस बार वांडेग्राफ जनित्र के ऊपर भी चर्चा करनी है। बहुत ही शानदार पॉइंट है बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें तो इकाई नंबर 2 की बात होती है। इकाई नंबर 2 में शुरुआत होती है विद्युत धारा से। तो आप देख रहे हैं विद्युत धारा अकेला 5 नंबर का चैप्टर है। विद्युत धारा अकेला 5 नंबर का चैप्टर है। ये क्या कहता है, ये विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम। देखो विद्युत धारा क्या है, उसका बेसिक फिनोमिना। चालक में विद्युत धारा क्या होती है वो, ओम का नियम क्या है वो, ओम का नियम पूरा पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल और प्रतिरोधकता का उद्गम, ये भी बताना है। ओम के नियम की सीमाओं के बारे में चर्चा करनी है। प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, अपवहन वेग क्या है, सारी बातें बतानी। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता बतानी है और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता भी बतानी कि प्रतिरोध ताप के साथ कैसे वेरिएट करता है। फिर विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा वगैरह वो सब इसके अंदर आएंगे। शक्ति के बारे में भी बात करनी है। प्रतिरोधों का संयोजन बताना है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों सिलेबस में है। फिर बात आती है सेल से, सेल के बारे में पढ़ना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा करनी है। सेल का विद्युत वाहक बल भी है, आंतरिक प्रतिरोध भी है। सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों सिलेबस में रखे गए हैं। फिर विद्युत परिपथ, जो एक अलग चैप्टर हुआ करता था, अब उसको कंबाइन कर दिया है, इसी विद्युत धारा के साथ मर्ज कर दिया गया है। उसमें किरचॉफ के नियम की बात हो रही है। व्हीटस्टोन सेतु भी है, मीटर सेतु जो व्हीटस्टोन सेतु पर काम करता है। पोटेंशियोमीटर जिसे विभव मापी कहते हैं, इनको सिलेबस में रखा गया है। इनको खाली नाम रखने का मतलब ये नहीं है कि खाली इनकी परिभाषाएं पढ़नी हैं, इनके अनुप्रयोग भी आएंगे। मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा। विभव मापी के दोनों अनुप्रयोग, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना भी सिलेबस में है और किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना भी सिलेबस में है। कुल मिला के जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो इकाई नंबर 2 का ये चैप्टर था। अब इकाई नंबर 3 में चौथा चैप्टर क्या है देखिए, 4th चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चैप्टर अकेला 4 नंबर का है। कितना है, अकेला 4 नंबर का है। देखिए इसमें चुंबकीय बल की संकल्पना से चैप्टर को प्रारंभ करना है। चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति कैसे हो रही है वो भी बताना है। संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में गति कैसे होती है वो बताना है। विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है वो भी बताना है। बायो सावर्ट नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। और बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस बारे में पूरी चर्चा करनी है। बहुत खुशी का मौका है कि एक और होता था एप्लीकेशन, जो पिछली किताबों के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि लंबे धारावाही चालक तार के कारण बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग लेकर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, μ0I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2, वो डेरिवेशन हटा दिया गया है। हैप्पी, ओके।
फिर देखो एम्पियर का परिपथीय नियम प्रारंभ किया गया है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग भी शामिल किए हैं, परिनलिका और टॉरॉइड। परंतु आपको ये खुशी होगी जानकर कि 2 एप्लीकेशन हटा दिए गए हैं। वो 2 एप्लीकेशन कौन से हैं? एक तो बेलनाकार धारावाही चालक के कारण यहाँ अब वो काम में नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, ओनली परिनलिका और टॉरॉइड। 2 समांतर चालकों के बीच में विद्युत धाराओं का क्या खेल है? बल एम्पियर रिलेशन बताना है और बल आघूर्ण कितना है एक विद्युत धारा के कारण, एक पाश के ऊपर, एक लूप के ऊपर, और चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में गहरी चर्चा करनी है, और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को भी रखा गया है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की मैं अगर बात करूं तो हालांकि गैल्वेनोमीटर तो पूरा ही पढ़ना है, किलकित कुंडली और चल कुंडली दोनों, तो किलकित कुंडली के साथ ही चल कुंडली रखा गया है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। चलिए, तो ये तो था इकाई नंबर 3 का पहला पॉइंट। तो देखिए इकाई नंबर जो 3 है वो 4 और 7 नंबर की है। देखो 3 नंबर इसके हैं, तो 4 और 3 7 की हो गई। तो चुंबकत्व और द्रव्य, इस चैप्टर को देखते हैं कितना छोटा किया है कितना बड़ा किया। देखिए तो चुंबकत्व द्रव्य में छड़ चुंबक को रखा गया है, चुंबकत्व और गाउस नियम को भी रखा गया है, भू चुंबकत्व रखा गया है, चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता, बहुत बढ़िया, पदार्थों के चुंबकीय गुण को रखा गया है, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। मित्रों मैं कहना चाहूँगा ये खाली नाम है, चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो गाउस नियम भी पढ़ना है, भू चुंबकत्व भी पढ़ना है। हाँ, शेथिल्य लूप की बात नहीं हुई है, अर्थात शेथिल्य लूप को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा। तो यहाँ पे चुंबकीय गुण, स्थायी चुंबक की बात हुई है। तो इकाई नंबर 4 के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को शामिल किया गया है, अध्याय नंबर 6। फैराडे और हेनरी के प्रयोग, पहले तो प्रयोग की बात करनी, नियम तो बाद की बात है। फिर चुंबकीय फ्लक्स को समझाना है, फैराडे के प्रेरण के नियम भी बताने, दोनों के दोनों नियम शामिल किए गए हैं। लेंज का नियम भी शामिल किया गया है, 3 नंबर का चैप्टर है। और ये सिद्ध करना है कि लेंज का नियम कैसे ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है, ये भी हमें प्रूव करने को कहा गया है। फिर गतिक विद्युत वाहक बल EMF E बराबर VBL का फॉर्मूला डिराइव करना है, पूरा डेरिवेशन है। कभी कभी तो मित्रों ये डेरिवेशन ही पूरा आ जाता है 2 नंबर का। फिर ऊर्जा एक दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 2 लूपों के सहारे पढ़ना है, 2 लूपों के अधीन पढ़ना है कि आपको 2 लूप लेने हैं और ये बताना है कि इसमें ऊर्जा संरक्षण का अध्ययन पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका एक परिणात्मक अध्ययन, मतलब उदाहरण स्वरूप हमें बताना है कि ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। फिर देखो भंवर धाराएं शामिल की गई हैं, प्रेरकत्व और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को फिर से शामिल किया गया है, जो पिछली बार बुक में नहीं था, इस बार इसको शामिल किया गया है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल इकाई 4 के अंदर ये पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा AC, जिसे चैप्टर नंबर 7 का नाम देंगे अपन। प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोधक पर प्रयुक्त AC वोल्टता, मतलब AC वोल्टता क्या होती है बताना है। AC धारा वोल्टता का घूर्णी सदिश, मतलब फेजर बताना है कि किसी सदिश के माध्यम से आप इसके विद्युत वाहक बल और धारा के बीच में कैसे संबंध लाते हैं वो बताना है। प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त AC वोल्टता, मतलब प्रेरकत्व तो परिपथ भी है, संधारित्र परिपथ भी है, और बाद में सीधा LCR परिपथ रखा गया है, प्रयुक्त AC वोल्टता। AC परिपथों में शक्ति रखी गई है और शक्ति गुणांक भी शामिल किए गए हैं, मतलब सिर्फ पावर और पावर फैक्टर को शामिल किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी मित्रों कि LC दोलन वापस आया है और ट्रांसफॉर्मर तो पहले से था, हालांकि LC दोलन को इस बार बुक के अंदर शामिल किया गया है। तो बिल्कुल LC दोलन हमें पढ़ना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रेरकत्व कुंडली हटा दी गई है, प्रेरकत्व कुंडली हटा दी गई है, वॉटहीन धारा हटा दी गई है। उन सभी पॉइंट को हटाते हुए LC दोलन को शामिल किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा 4 नंबर का पॉइंट है और ये 3 नंबर का पॉइंट है।
फिर इकाई नंबर 5 की अगर मैं बात करें तो इकाई नंबर 5 में चैप्टर को रखा गया है सिंगल विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विस्थापन धारा को शामिल किया गया है जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में फ्लक्स चेंज के कारण प्रोड्यूस होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके गुण पूरे शामिल किए गए, उनके प्रयोग कैसे उत्पत्ति होती है सब वगैरह वगैरह। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को भी शामिल किया गया है जिसमें आपको कैथोड किरणें, गामा किरणें और ये अवरक्त किरणें ये सारी की सारी समझानी है। पर इसके जो मार्क्स है मित्रों अब कम कर दिए। हालांकि ये पहले 4 नंबर का हुआ करता था, परंतु अब इसके नंबर जो कम करके 2 नंबर कर दिए हैं। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। देखिए फिर इकाई नंबर 6 बहुत ही महंगी सिद्ध होने वाली है, वो है इकाई नंबर 6 बहुत ही महंगी। और कैसे, सुनिए। इकाई नंबर 6 के अंदर पहला चैप्टर जो 9th चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। आपको खुशी होगी मित्रों कि ये 7 नंबर की हो गई। हालांकि 9 और 10 दोनों मिला के चैप्टर पहले 9 नंबर के हुआ करते थे, अब ये 12 नंबर के हो गए हैं। तो 56 में से 12 नंबर का वजूद तो मित्रों सिर्फ इन 2 चैप्टर का ही है। और थोड़ा बहुत अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हैं और कुछ एक चैप्टर आप और करोगे तो आप आराम से 18 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, मतलब आराम से पास हो सकते हैं मित्रों। तो बिल्कुल सिर्फ 2 चैप्टर की बदौलत देखिए, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र में गोलीय दर्पण से शुरुआत करनी है। प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण के बारे में यहाँ बात नहीं करनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अपवर्तन को शामिल किया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी शामिल किया गया है। और गोलीय पृष्ठ और लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये पूरा हेडिंग मित्रों लेंस मेकर सूत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये तो आता ही है। प्रिज्म में अपवर्तन, प्रिज्म पूरा है। और ये जिसे प्रकीर्णन हम कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं शामिल की गई है। और प्रकाशिक यंत्र खाली लिखा है मित्रों इतना सा पॉइंट, जबकि ये काफ़ी बड़े हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, संयुक्त और खोखले हम कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, ये सारे के सारे सिलेबस में रखे गए हैं। तरंग प्रकाश की जिसे अध्याय नंबर हम 10 कहेंगे, और ये कितने नंबर का रखा गया, 5 नंबर का। अर्थात हम कहेंगे पूरी के पूरी ऑप्टिक्स मित्रों 12 मार्क्स की है, तो सबसे महंगी सिद्ध होने वाली है ये तरंग प्रकाश की। देखिए तरंग प्रकाश की में बेसिक से उठाया गया है हाइगेन के सिद्धांत से। हाइगेन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन परावर्तन दोनों बताने, हाइगेन का तरंग सिद्धांत भी बताना है, अपवर्तन परावर्तन की भी व्याख्या करनी है हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। तरंगों का कला संबंध होना क्या स्पष्ट करता है, और कला असंबंध होने पर क्या होता है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण पूरा का पूरा कोर्स में रखा गया है, और व्यतिकरण के बाद यंग द्विस्लिट प्रयोग भी रखा गया है। सिर्फ इतना सा लिख दिया विवर्तन काम नहीं चलेगा, पूरा एकल स्लिट द्वारा विवर्तन भी शामिल किया गया है। और ध्रुवण शब्द है, इसका मतलब ध्रुवण की सारी विधियां ध्रुवण की सारी विधियां शामिल है, ध्रुवण की पूरी घटना शामिल है। तो ध्रुवण के अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी जो 4 से 5 विधियां हैं वो पूरी के पूरी सिलेबस में रखी गई हैं। इकाई नंबर 7 की अगर बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है चैप्टर नंबर 11, जिसे हम कहते हैं विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें क्या होगा, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन रखा गया है कि कौन कौन विधियों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को रखा गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन भी करवाना है जिसे लेनार्ड हॉलबॉक्स प्रयोग कहते हैं। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण को रखा गया है। और विकिरण का ऊर्जा क्वांटम और प्रकाश की कणीय प्रकृति को भी शामिल किया गया है। फोटोन भी शामिल है, द्रव्य की तरंग प्रकृति भी शामिल की गई है। डेविसन जर्मर प्रयोग को इस बार फिर से शामिल किया गया है, जो कुछ सालों में हटा दिया गया था। तो काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा संशोधन हुआ है। और चैप्टर के मार्क्स भी अभी लगभग वही हैं, 4 मार्क्स।
फिर इकाई 8 के अंदर 2 चैप्टर को शामिल किया गया है। अध्याय नंबर 12 है परमाणु। परमाणु में शुरुआत करनी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल और परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के क्या है ये। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम बताना है लाइमन बामर 5 सन से। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम भी बताना है और बोर के क्वांटीकरण की जो है द्वितीय अभिग्रहिती को दी ब्रोगली के द्वारा प्रूफ करना है और ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है तो प्रूफ कीजिए कि ये कण के रूप में नहीं लगाता है, तरंग के रूप में लगाता है, ऐसा दी ब्रोगली प्रूव करता है। फिर नाभिक चैप्टर में परमाणु रखा गया, परमाणु द्रव्यमान संख्या और नाभिक की संरचना के बारे में अध्ययन करना है। नाभिक का साइज क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अंदर आइंस्टाइन का क्या रोल है, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिकीय बल क्या है और रेडियो एक्टिवता अल्फा बीटा गामा रदरफोर्ड सोडी का नियम एज इट इज रखा गया है। और नाभिकीय ऊर्जा के तारों और सूर्य में ऊर्जा का जनन कैसे होता है, बेथे का नियम क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र को वापस शामिल किया गया है, कार्बन कार्बन चक्र को वापस शामिल किया गया है। इकाई नंबर जो 9 है वो क्या है, काफी बड़ी और महंगी सिद्ध है, अकेली 6 नंबर की है मित्रों, भूले नहीं। तो 14 नंबर चैप्टर होगा नाभिक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ। इसमें क्या किया गया है, धातुओं के बारे में चर्चा करने को कहा गया है। चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण बताना है कि चालक कौन कौन से, अर्धचालक कौन से। नए अर्धचालक में जर्मेनियम सिलिकॉन की बात करनी है। फिर अपद्रवी मतलब अशुद्धि मिलाने पर इन अर्धचालकों की बात करनी है। फिर रही बात पीएन संधि डायोड की, पीएन संधि डायोड बताना है, अर्धचालक डायोड बताना है, संधि डायोड का दिष्टकरण बताना है, दिष्टकरण में क्या क्या होगा, और विशिष्ट प्रयोजन में पीएन संधि डायोड के बारे में भी बात करनी है। फिर लॉजिक मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शामिल किया गया है। 6 नंबर का ये टॉपिक है। तो बिल्कुल मित्रों ये जो था हमारा आरबीएससी द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है और उनकी जो अंक प्रणाली है वो हमने डिस्कस की। अगर आप अपने भविष्य में 4 चांद लगाना चाहते हैं और अगर आप डेकोरेटेड तरीके से अपने अध्ययन कार्य को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मित्रों मेरा इशारा वही है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल आज ही मित्रों उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा एक ऐसा संसार जिसमें खाली भौतिक विज्ञान का ही सार नहीं होगा, इसमें गणित, हिंदी और अन्य सभी विषयों का क्या होगा, विश्लेषण होगा। तो सुनिए हमारे उत्कर्ष 6 से 12 जो प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन प्रोग्राम, ई लर्निंग प्रोग्राम, इसके अंदर आपको क्विजेज और टेस्ट मिलते हैं ऑल इंडिया लेवल से। साथ में मंथली ऑनलाइन जो अपने कहते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, कनेक्टिविटी भी है। वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आप वीडियो को ऑडियो के फॉर्मेट में सुन भी सकते हैं, मल्टीपल स्पीड बढ़ा सकते हैं, देख भी सकते हैं। और डेली फ्री स्पोकन इंग्लिश भी मिलेगी। साथ में ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लाइव क्लासेस, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं और आप उन क्लासों को डाउनलोड भी कर सकते हैं और शानदार आपको साइंस लैब के भी रूप में आपको अवगत करवाया जाएगा। तो बिल्कुल मित्रों अगर कहा जाए अफोर्डेबल है, क्वालिटेटिव है और इनोवेटिव है तो बिल्कुल आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन मंच से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं, प्रारंभ रख सकते हैं। तो बिल्कुल मित्रों थैंक यू, आप सभी से आशा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।